ना जाने बेचारे पापा ने कुछ खाया पिया होगा या नहीं। कैसी हालत हो गई है पापा की माँ के जाने के बाद। हे भगवान, क्यों आपने मेरे पापा को अकेला कर दिया? माँ को क्यों ले जा लिया आपने? अभी तो माँ की कोई उम्र भी नहीं थी जाने की, इतनी जल्दी आपने माँ को ले जा लिया। क्यों ऐसा किया भगवान आपने? क्यों मेरे पापा को अकेला कर दिया? माँ और पापा दोनों एक दूसरे के सहारे थे, कितने प्रेम से रहते थे दोनों पति पत्नी। मेरे पापा की तो दुनिया ही उजाड़ दी भगवान आपने। काश भगवान, जिस समय माँ को अटैक आया था उस समय मैं रहती उनके पास तो दौड़ भाग करके अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा लेती। काश। अरे निधि, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या माँ ने कुछ कहा तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पापा के बारे में सोच सोच कर रोना आ रहा है मुझे। और माँ माँ के बारे में भी सोच कर रोना आ रहा है। काश मेरी माँ आज यदि इस दुनिया में रहती तो पापा की ऐसी हालत ना होती। आपको मैंने कितनी बार बोला है जी कि आप पापा से 2-4 दिन में बात कर लिया करो। निधि, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है सुबह 10 बजे से ऑफिस चला जाता हूँ, रात को 6-7 बजे ऑफिस से आता हूँ। तो अब अरे तो रात को आने के बाद तो कर सकते हो ना आप। आपको पता है दोनों भैया भी बाहर चले गए हैं अपनी अपनी जॉब करने के लिए। अब पापा अकेले पड़ गए हैं, ऐसे में उन्हें लगता है कि कोई उनसे बात करे। मैं तो करती ही हूँ, लेकिन उनके बेटे जब उनको नहीं पूछ रहे हैं तो कम से कम आप ही पूछ लो। अरे निधि, मैं तो तुमसे बोल रहा हूँ कि पापा को यहीं बुला लो, पापा को हम अपने साथ रख लेते हैं। क्या हुआ, बड़े भैया लोग नहीं पूछ रहे हैं तो बेटी का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपने पिता के प्रति। उनको बोलो कि हमारे साथ आकर रहें वो कुछ दिन। मैं तो कब से बोल रही हूँ जी पापा को कि आप यहीं आ जाओ, यहीं रहना। बेटू का सहारा भी रहोगे आप, कम से कम बेटू आपके साथ खेलेगा कूदेगा तो आपका मन भी लगा रहेगा। ऐसा भी बोला मैंने पापा से, लेकिन पापा हैं कि आप तो जानते हो पुराने ख्यालों वाले हैं। बेटी के घर रहना, उसके घर खाना पीना उन्हें पाप जैसा लगता है। बोलते हैं कि नहीं बेटा, बेटी के घर का एक गिलास पानी भी मेरे लिए। ओहो निधि, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई, इन सब बातों पर मिट्टी डालो। एक काम करूंगा, मैं खुद बात करूंगा कल पापा जी से। ठीक है जी, आप बात करना, आपकी बात नहीं टालेंगे पापा। आप उनको बोलना यहाँ आने के लिए। अरे आप तो बात कर लेंगे पापा को, और आपके कहने पर पापा यहाँ आने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन मम्मी जी को तो आप जानते हैं ना कि मम्मी जी का स्वभाव कैसा है। वो तो कतई नहीं चाहेंगे कि पापा जी यहाँ उनके घर में आकर रहें। आपको तो पता है कि वो मेरे मायके वालों के नाम से कितनी ज्यादा चिढ़ती हैं। ऐसे ही तो मुझ पर हमेशा गुस्सा करते रहती हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर हमेशा मुझसे शिकायतें बनी ही रहती हैं उन्हें। और पापा यहाँ आकर रहने लगेंगे तो ना जाने और क्या करेंगी, सारा घर सर पर उठा लेंगी। और पापा के सामने वो मुझे भला बुरा बोलेंगी तो मुझे मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। अरे निधि, माँ की चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ को किस तरह से बहलाना चाहिए, माँ को किस तरह से समझाना चाहिए। अब यदि माँ को समझाना है तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। देखो निधि, तुम इस बारे में माँ से कोई बात मत करना, मैं खुद ही कल बात कर लेता हूँ। कल संडे है, कल छुट्टी है ना, तो कल मैं घर पर ही रहूँगा। तो कल मैं माँ से बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पापा से बात करके उन्हें यहाँ बुला लेंगे। ठीक है जी, आप जैसा उचित समझे। माँ, आज इतने समय सो रही हैं आप? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या लाया है बेटा? सोने तो दे, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है आज। थोड़ा सा क्या है, दिवाली का काम भी हो गया है तो थकान हो रही है। अरे हाँ हाँ माँ, सो जाना, मैं आपको सोने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ये लो, मैंने आपके पसंदीदा रसगुल्ले लेकर आए हैं, उठो रसगुल्ले खा लो। अरे बेटा, आज कोई तीज त्योहार तो है नहीं जो तू इतने सारे रसगुल्ले लेकर आया है मेरे लिए। क्यों माँ, क्या तीज त्योहार में ही अपनी माँ को रसगुल्ले खिला सकता हूँ मैं? ऐसे नहीं खिला सकता क्या? ये लीजिए, आपके मनपसंद रसगुल्ले हैं। हाँ, और मस्त राम हलवाई के यहाँ से लेकर आया है मैंने, आपको उसके यहाँ के रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? चल बात को घुमा फिरा मत, अब बता कि बात क्या है। तुझे मुझसे कौन सी बात करनी है जो तू आज मुझे रसगुल्ले खिला रहा है? मैं अच्छे से जानती हूँ, तेरे पिताजी भी ऐसा ही किया करते थे। जब उन्हें मुझसे कोई बात मनवानी रहती थी तो वो भी मेरे लिए मस्तराम हलवाई के यहाँ से रसगुल्ले लेकर आते थे। माँ, वो बात दरअसल ऐसी है कि आपको तो पता है कि निधि की माँ के गुजरने के बाद निधि के पिताजी एकदम ही अकेले हो गए हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि निधि के पिताजी क्यों ना हम लोगों के साथ ही आकर रहें। बेचारे अकेले गाँव में रहते हैं, कैसे रहते होंगे हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। माँ प्लीज़ माँ, आप कहो तो निधि के पिताजी को यहाँ बुला लेते हैं ना। तुझे शर्म नहीं आती है बेटा? अरे लोग क्या बोलेंगे? तू अपने ससुर को अपने घर में लाकर रख रहा है। अरे क्या उनके बेटे नहीं है? दो दो बेटे हैं, उनके बेटे वहाँ अकेले रहेंगे और हम यहाँ उनका बोझ ढोएंगे। और वैसे भी दिवाली आ रही है, दिवाली में लोग अपनों के पास रहते हैं, परायों के पास थोड़ी ना रहते हैं। बेटी जब कहलाएगी, जब पराई ही कहलाएगी। और तेरे ससुर को जरूर से तेरे ससुर नहीं बोला होगा यहाँ आने के लिए, उन्हें तो कुछ लाज आई नहीं होगी। बेटी के घर खाएंगे पिएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा? अरे पहले के जमाने के लोग बेटी के घर में एक गिलास पानी पीना तक
धर्म नहीं समझते थे अपना। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। बेटी ब्याह दी बढ़ती, अब बेटी से उन्हें क्या लेना देना। बेटी के घर में आकर रहने के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं माँ, पापा ने तो बिल्कुल भी नहीं बोला है यहाँ आने के लिए, बल्कि एक दो बार निधि ने बोला उनसे कि पापा आप यहीं आकर रहो, तो वो साफ साफ मना करते हैं। लेकिन मम्मी, आपको तो पता है कि उनके बेटे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। अब बाहर शहरों में रहना थोड़ा मुश्किल होता है बुजुर्ग लोगों के लिए। अब वो गाँव में रहे हैं हमेशा से, इसलिए उन्हें शहर में अच्छा नहीं लगता है। अरे बस बस बेटा, उनके बेटे लोगों को मैं जानती नहीं हूँ क्या? निधि के भाई लोग कितने चिक्कट हैं, कितनी सुम्मड़ हैं, मैं सब जानती हूँ उनको। अरे उनकी बीबियाँ ससुर का बोझ नहीं ढोना चाहती हैं, ससुर का काम नहीं करना चाहती हैं, ससुर की सेवा नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तुम दोनों बेवकूफ हो जो उन्हें अपने घर में लाने की बोल रहे हो। माँ, हमेशा के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं पापा जी को यहाँ लाने के लिए। महीने 4 महीने की बात है, थोड़ी दिन हम उन्हें यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद में वो खुद ही चले जाएंगे। प्लीज माँ। जरूर बहू की सिखाए पढ़ाई में ही आकर तुम मुझसे यहाँ ऐसा बोल रहा है। उसे पता है कि उसकी बात तो मैं मानूंगी नहीं और तेरी बात टालूंगी नहीं, इसलिए तू मुझसे आकर यहाँ बोल रहा है। ठीक है, तू बोल रहा है तो ले आ। बाकी एक बात याद रखना, तेरे ससुर के कारण यदि किसी ने मुझे 4 बात सुनाई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, 2-4 महीनों के बाद उनकी यहाँ से रवानगी कर ही देना। ठीक है माँ, धन्यवाद आपका। अरे पापा, एक बार फोन तो कर दिया होता, ये पहुँच जाते आपको रेलवे स्टेशन तक लेने। अरे बिटिया, स्टेशन में ऑटो लगी ही थी, तो मैंने सोचा क्यों जवाई बाबू को परेशान करूं। बेचारे थके हारे आए होंगे ऑफिस से, उसके बाद मुझे लेने आएंगे, इसलिए मैंने उन्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। अरे पापा जी, आपने मुझे एक बार फ़ोन भी नहीं किया। मैंने बोला था ना आपसे कि आप स्टेशन पहुंचेंगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। आप बेवजह ही परेशान हुए। अरे जवाई बाबू, परेशानी की कोई बात नहीं, लगी हुई ऑटो थी इसलिए मैं चला आया बस। अब आपको परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। पापा चलिए, आप कमरे में आराम करिए, थक गए होंगे ना, आप इतने दूर से आए हैं। अरे नहीं नहीं सावित्री, पता नहीं लोगों की कैसी आदत होती है जो अपनी बेटी जवाई के घर टुकड़े तोड़ने के लिए आ जाते हैं। अरे सावित्री, जाने दे उसको, वो अपनी बेटी दामाद के यहाँ गई है तो मुझे क्या करना है उससे, और तुझे क्या करना है। चल ठीक है, फोन रखती हूँ, मेरे समधी जी आए हैं। अरे समधी जी, इसे अपना ही घर समझिए, आइए ना, बाहर ही क्यों खड़े हैं, आइए। निधि, पापा का बैग पापा के कमरे में छोड़ दो, पापा को थोड़ी देर रेस्ट करने दो, थक गए हैं पापा। हाँ हाँ निधि बेटा, जाओ जाओ, अपने थके हुए पापा को ले जाकर थोड़ी देर आराम करवा दो। क्यों खड़ी खड़ी बातें सुन रही हो तुम हमारी। ये सब क्या था माँ? आपको निधि जी के पिताजी के सामने ये सब नहीं बोलना था, उनके दिल पर क्या बीती होगी। अरे तो मुझे क्या पता था कि निधि के पिताजी सामने दरवाजे पर खड़े हैं। मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी, वो ही बता रही थी मेरी एक सहेली के बारे में कि वो अपनी बेटी जवाई के घर में 6 महीने से रह रही है, बस उसी का उत्तर दे रही थी। अब मुझे ऐसा थोड़ी ना पता था कि समधी जी घर में आ गए हैं। रहने दीजिए माँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप किस ताना मार रही थी। पापा जी बेचारे घर में आकर खड़े भी नहीं हुए हैं और आपने उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ मम्मी, बस कुछ महीनों की बात है, कुछ महीनों तक अपनी जुबान में ताला डालकर रखिएगा, क्योंकि कि आपके कारण किसी का दिल दुखे ये अच्छी बात नहीं है। एक तो वैसे ही मम्मी जी के जाने के बाद वो एकदम ही कमजोर हो गए हैं। तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे बेटा, जाकर अपने ससुर की सेवा कर तू। बड़ा आया पापा जी करने वाला। माँ को तो कभी एक दिन मम्मी जी नहीं बोला और ससुर को पापा जी करके बोल रहा है। मैं सब समझती हूँ, तेरी बीबी ने अपने बाप को इस घर में क्यों बुलाया है रहने के लिए। अरे तेरी बीबी इस घर में राज करना चाहती है, राज, इसलिए तो अपने बाप को भी इस घर में बुलाकर रख लिया है उसने। लेकिन एक बात याद रखना, ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं बोलूंगी। साल भर का त्योहार है दिवाली, और तेरा ससुर अपनी बेटी दामाद के घर में टुकड़े तोड़ने के लिए आया है। अरे उसे तो अपने घर में रहना था, अपने बेटे और बहू के पास रहना था। बहू बेटे तो फटे पत्ते में पूछते नहीं हैं, तो अब बचा कौन, बेटी और जवाई। जवाई पर तो जैसे उन्होंने जादू कर दिया है, तो तू उन लोगों की भाषा बोलता है, अपने ससुराल वालों का ही पक्ष लेता है हमेशा। माँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप? ससुर जी यदि ये सारी बातें सुन लेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। प्लीज़ माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप कुछ दिनों तक बस अपना मुंह बंद रखिए। मैं ससुर जी को जानता हूँ, वो बहुत खुददार हैं, वो तो आने के लिए तैयार भी नहीं थे। मैंने उन्हें बार बार बोला है, उसके बाद में ससुर जी आने को तैयार हुए हैं। जानती हूँ कितना खुददार है तेरा ससुर, इतना खुददार है कि अपने जवाई के बोलने पर तुरंत ही चला आया। चलिए ना नानू, चलिए ना, कितना अच्छा लगता है आपके साथ। जब मैं गार्डन जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। चिंटू बेटा, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रोज तो तेरे साथ जाता ही हूँ बेटा, 8 दिन से आया हूँ तो तुझे रोज ही घुमा देता हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। चिंटू ऐसे जिद नहीं करते हैं बेटा, नानू को आज अच्छा नहीं लग रहा है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपके नानू की।
मम्मा, नानू मेरे साथ गार्डन जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पापा ले जा लीजिए ना थोड़ी देर, आपका भी मन बहल जाता है। जब से आप इधर आए हैं आपकी रंगत ही बदल गई है, कितना अच्छा चेहरा दिखने लगा है आपका। बच्चे के साथ आपका भी समय अच्छे से निकल रहा है और आपके साथ बच्चे का भी समय अच्छे से निकल रहा है। अरे हाँ हाँ समधी जी, ले जा लीजिए, आपके पास काम ही क्या है। सुबह सोकर उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने के अलावा आपके पास काम ही क्या है। कम से कम आपके कारण हमारे चिंटू का भला तो हो रहा है, उसे घूमने के लिए मिल तो रहा है। अब एक ही जगह में बैठे बैठे भी खाना कैसे पचेगा। कम से कम शाम को इसी बहाने आप बच्चे को घुमाने ले जा लेते हैं तो आपका खाना भी पच जाता होगा। चलो चिंटू बेटा, चलते हैं हम लोग। बहू, तुम्हें पता है कि आज धनतेरस है, कम से कम कुछ न सही तो अपने पापा के हाथ नए दिए तो बुला सकती थी मार्केट से। क्या तुम्हारे पापा इतना भी नहीं कर सकते हैं? मम्मी जी, आपको कितनी बार मना किया है कि आप पापा के सामने ऐसी कोई भी बात ना किया करें जिससे उनका दिल दुखे। आपको समझ में नहीं आता है वो कितने परेशान है। मम्मी के असमय चले जाने के बाद उनकी हालत एकदम ही डाउन हो गई है। तेरी माँ मर गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है भला? मैंने थोड़ी ना तेरी माँ को मारा है। और वैसे भी ये तो जीवन है, आज नहीं तो कल हर किसी को जाना है। अब मेरे पति ही समय से पहले मुझे छोड़कर चले गए तो इसमें मैं क्या करूँ? क्या उनके नाम से रोती थोड़ी ना बैठूंगी? और क्या ही गलत बोला है मैंने? 8 दिन से तेरे पापा इस घर में आए हुए हैं, अरे कुछ तो सहारा होना चाहिए ना उनका हमें। मम्मी जी, शायद आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। आप तो 8 बजे सोकर उठती हैं, लेकिन हम लोगों के उठने से पहले पापा सुबह उठ जाते हैं और पहट में उठकर सारे फर्कों में झाड़ू लगाते हैं, पानी छींचते हैं, उसके बाद सारे पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में हम और आप उठते हैं। जब से पापा आए हैं चिंटू को स्कूल छोड़ने का और स्कूल से लेकर आने का काम पापा ही कर रहे हैं। और उसके बाद में शाम को चिंटू के साथ मार्केट जाकर सब्जी भी लेकर आते हैं, शाम को फिर चिंटू को घुमाने भी ले जाते हैं। और क्या काम करवाने लगूं मैं अपने पापा को? हाँ तो उन्हें शौक है तो कर रहे हैं वो काम। कौन सा हमने तुमने उन्हें काम करने के लिए बोला है? अरे कोई मैं उन्हें काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अब 2 वक्त का खा रहे हैं खाना तो इतना तो कर ही सकते हैं तेरे पापा। बस इसी कारण से मेरे पापा इस घर में आना नहीं चाहते थे। 8 दिन तो हुआ है मेरे पापा को मुश्किल से इस घर में आए हुए, लेकिन 800 बातें सुन ली हैं उन्होंने, फिर भी बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं कि कुछ बोलूंगा तो बेटी और जवाई की जिंदगी में जबरदस्ती का ही कलेश हो जाएगा। मम्मी जी को जरा भी शर्म नहीं है, किस तरह की बात बोल रही हैं। बेचारे मेरे पापा कितने परेशान रहते हैं, यहाँ आने के बाद उनके चेहरे में अलग ही रौनक आ गई है। मेरे भाइयों में भी तो ढंग नहीं है, चाहते दोनों भाई तो कितने अच्छे से रखते मेरे पापा को। क्यों बेचारे मेरे पापा को अपनी बेटी के घर में रहकर 4 बात सुनने का मौका मिलता? बेचारे पापा मेरे कितने परेशान हैं आज। इन्हीं सब कारणों से लोग अपनी बेटी के घर में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ससुराल वालों की आदत ही होती है कि बहू का कोई भी रिश्तेदार 1 दिन से 2 दिन रहेगा तो इनकी आंखें फूटने लगती हैं, और ससुराल वाला कोई भी आ जाए महीनों महीनों से पड़ा रहेगा और बहू उनकी सेवा आरती करते रहेगी तो बहुत अच्छी है बहू। बस ऐसा ही हमारे घर में चल रहा है। बेटा, जब से तेरे घर में आया हूँ तब से मेरी खुराक बढ़ गई है, 2 रोटी ज्यादा ही खाने लगा हूँ मैं। अरे पापा, कहाँ ज्यादा खाना खाते हैं आप? 2 रोटी मुश्किल से खाते हैं और 1 चम्मच चावल खाते हैं। बहू, ये सब क्या चल रहा है? आज तक तो तुमने इस घर में मुझसे पहले खाना किसी को नहीं दिया था। जैसे ही खाना बनता था सबसे पहले तुम मुझे खाना खिलाती थी। आज ये सब क्या हो रहा है? मम्मी जी, मैंने आपको 2 बार बाहर जाकर देखा, आप पड़ोस में शांता चाची के यहाँ बैठी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले पापा को खाना दे देती हूँ। वैसे भी पापा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अरे तो पड़ोस में ही बैठी थी ना, कहीं बाहर शहर से थोड़ी ना चली गई थी जो तूने अपने पापा को खाना दे दी। देखिए भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं। नहीं बहन जी, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। आइए आप खाना खा लीजिए, ये थाली लगी हुई है, मैंने खाना खाया भी नहीं है अभी। भाई साहब, किसी के सामने से थाली छीनना हमारी आदत नहीं है। बहू, तुम्हें तो हम देख लेंगे। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी, आज तो मम्मी जी ने हाथ ही कर दी। अरे किसी भी चीज की लिमिट होती है, किसी को देखती नहीं है, आओ देखा ना था और बस जुबान खोल देती हैं अपनी। क्या मम्मी जी को दिखता नहीं है कि पापा यहाँ बैठे हैं? पापा के होने के बावजूद भी मम्मी जी कैसी कैसी बातें बोल रही हैं। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि मेरे पापा को बुरा लग जाएगा या मुझे बुरा लग जाएगा। अरे क्या ही होगा यदि मैंने आज पापा को पहले खाना दे दिया तो? ना जाने अपने आप को क्या ही समझती हैं। चुपचाप उनकी बातें सुनते रहती हूँ, बस इसी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। किसी दिन भला बुरा सुना दूंगी तो मुंह बंद हो जाएगा फिर। निधि बेटा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? वो तुम्हारी सास है, अपनी सास के प्रति मान सम्मान और आदर रखना चाहिए तुम्हें। क्या खाका आदर रखो? देख नहीं रहे हैं आप किस तरह से बात कर रही हैं? यही संस्कार हैं इनके? घर आए मेहमान के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। अरे हम क्या समझते नहीं हैं? सब समझते हैं। देख बेटा, वो तेरी सास हैं, बुजुर्ग हैं, अरे क्या हुआ,
यदि उन्होंने दो शब्द बोल ही दिया तो इस तरह बड़ों बूढ़ों की बातों को दिल से नहीं लगाते हैं बेटा। देख बेटा, हमने तुझे ऐसे संस्कार बिल्कुल भी नहीं दिए हैं कि तू बड़े लोगों के प्रति इस तरह की भावना रखे अपने दिल में। वो उनका स्वभाव है, उनका नेचर है। धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। और ना भी हुआ तो अब उनका जीवन बचा ही कितने दिन का है बेटा। देखो, ऐसा नहीं करते हैं। सास सास ही होती है और बहू बहू ही होती है बेटा, इसलिए थोड़ा हिसाब से बात करो। लेकिन पापा, मैं कभी मम्मी जी को इस तरह से कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप देख रही हैं ना कि कैसा स्वभाव है उनका। एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव है। किस तरह से बात करती हैं, चाहे किसी के दिल में लग जाए। अरे बेटा, जब तुम उनका स्वभाव जानती हो तो उनकी बातों को क्यों दिल से लगाती हो। देखो बेटा, घर के बुजुर्ग दो शब्द बोलते ही हैं, उनकी बातों को इस तरह दिल पे नहीं लेते। और वैसे भी बेटा, मैंने तुम्हें मना ही किया था कि बेटा अभी मैं खाना नहीं खाता, लेकिन तुम हो कि जरा भी नहीं मानी। जाओ, जाकर बहन जी को मना कर लाओ, वो खाना खाएंगी। बाप तो कितने अच्छे संस्कार दे रहा है बेटी को, लेकिन बेटी है कि एकदम ही चढ़ी चंडाल की तरह होती है। वैसे समधी जी के सामने मुझे भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी बहू से। मेरे इतने भला बुरा बोलने के बाद भी बेचारे अपनी बेटी को ही दो बात समझा रहे हैं। चाहते तो अपनी बेटी के कान भरने लगते। कितने अच्छे हैं समधी जी। अरे मैं तो भूल ही गई, शांता चाची ने मुझे बोला था कि अचार देना थोड़ा सा। ऊपर चढ़ के कबर्ड से अचार निकाल लेती हूँ। हाय राम, ऊपर चढ़ तो गई, लेकिन बड़ी घबराहट हो रही है मुझे। पैर थर थर काँप रहे हैं मेरे। हे भगवान, कहीं यदि मैं गिर गई तो मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। राम, हे राम, अरे बचाओ कोई। अरे बहन जी, क्या हुआ आपको? निधि बेटा, जल्दी आओ, देखो बहन जी गिर पड़ी हैं। हाय राम, मम्मी जी क्या हुआ आपको? उठी मम्मी जी। हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर जाऊं? ये भी 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। क्या करूं मैं? हे भगवान, कुछ तो करिए प्लीज। बेटा, तू बस ऑटो बुलवा दे, मैं बहन जी को लेकर चला जाता हूँ अस्पताल। तू अस्पताल का एड्रेस दे दे मुझे। पापा, मुझे तो पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल कहाँ है। आज तक हॉस्पिटल जाने का मौका ही नहीं पड़ा है मुझे। चल ठीक है बेटा, मैं जवाई बाबू से बात करके ऑटो बुलवा लेता हूँ, उन्हें बता देता हूँ, वो ऑटो पहुंचा देंगे। मैं ले चलेता हूँ समधन जी को हॉस्पिटल। देख, जब से बेहोश पड़ी है बेचारी, तो उन्हें होश भी नहीं आया है और चेहरे की सूजन बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत जरूरी है। हाँ पापा ठीक है। दीनानाथ जी किसी तरह अपनी समधन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अच्छा हुआ समय से आ गए, वरना इनके सर में खून जम सकता था। 2 दिनों तक गायत्री जी हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं। वहाँ दीनानाथ जी ही उनके साथ रहते हैं हॉस्पिटल में। ये सब देखकर गायत्री जी को बहुत अच्छा लगता है। हॉस्पिटल से छुट्टी करवा कर जब दीनानाथ जी गायत्री जी को घर लेकर आते हैं तो घर पर भी उनकी बहुत सेवा जाप्ता करते हैं। निधि बेटा, बहन जी के लिए गर्म पानी लेकर आओ, उन्हें दवाई गोली देना है। बहन जी, अब आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं भाई साहब, अब उतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बहन जी, डॉक्टर ने बोला है कि आपको बिल्कुल आराम की जरूरत है, क्योंकि गिरने के कारण आपके सर में चोट लग गई, जिसके कारण खून आपके सर में जम गया है। माँ, अब आप कैसी हैं? आ गया बेटा, कैसी रही तेरी मीटिंग? माँ, यदि मीटिंग ना होती तो मैं तो उसी दिन आ जाता। आपके बारे में सुना तो मेरा मन बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गया था, बहुत परेशान रहा मैं। बहुत चिंता हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं था। अकेले निधि ने कैसे सब कुछ संभाला होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, समधी जी थे ना, समधी जी ने मुझे किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया। जैसे ही मैं गिरी तुरंत ही मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए बेचारे। बहुत देखभाल की है इन्होंने मेरी। यदि समधी जी ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया था कि मेरे सर में खून जम गया है, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज होने का भी डर है। यदि मुझे समय से लेकर ना जाते समधी जी तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। समधी जी का एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। बहन जी, ऐसा ना बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। समधी जी, ये सब तो आपका बड़प्पन है जो आप बोल रहे हो। मैंने आपका कितने बार अपमान किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ समधी जी। मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। आपकी मजबूरी का मैंने फायदा उठाया, आपको इतना भला बुरा सुनाया मैंने। मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी ही नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ बेटा। तू सही बोलता था कि ऐसा मत बोलो माँ, बाद में आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो देख, मैं खुद अपने आप में शर्मिंदा हो रही हूँ। समधन जी, आप इस तरह से विचार मत करिए। आपको इस तरह से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने आपको आराम करने के लिए बोला है। जरा भी टेंशन आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माँ, आप आराम करिए, आप टेंशन मत लीजिए। भगवान की दया से आप ठीक है ना? मम्मी जी, हम तो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे आपकी हालत को देखकर। अब आप सारी बातों को छोड़िए और आप बस आराम करिए। पापा, बड़े भैया का फोन आ रहा है। अच्छा, क्या बोल रहा है? उठाओ तो जरा बेटा, क्या बात है? हेलो भैया, नमस्ते। कैसे हैं आप? भाभी कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? हाँ निधि, मैं भी ठीक हूँ, सब बढ़िया है। भाभी भी बढ़िया है, बच्चे भी बढ़िया हैं। पापा से बात कराओ जरा, बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे। भैया आप बोलिए ना, फोन स्पीकर में ही है, पापा भी सुन रहे हैं। पापा प्रणाम, कैसे हैं आप?
मैं तो ठीक हूँ बेटा। तू सुना, तू कैसा है? बच्चे और बहू कैसे हैं? पापा मैं ये बोल रहा था, मुझे 2 महीने के लिए विदेश जाना है ट्रेनिंग में, तो आप एक काम करिए, यहाँ आ जाइए, क्योंकि मैं बच्चों को और आपकी बहू को इतने बड़े शहर में अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी पापा, आप कब तक आप निधि के घर में रुकेंगे? आप तो एक काम करिए, यहाँ आ जाइए। और आपको तो पता है कि अब आपकी बहू भी जॉब करेगी, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो उसे देखभाल के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी है। इसलिए पापा आप यहाँ आ जाइए। कब आना है बेटा वैसे? पापा मैं तो बोलता हूँ कि आप कल की कल ही आ जाइए, क्योंकि परसों के दिन मुझे निकलना है यहाँ से। ठीक है बेटा, मैं आज अपनी सारी पैकिंग कर लेता हूँ और कल के कल मैं वहाँ आ जाता हूँ। ठीक है पापा, तो कल सुबह की ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ मैं। हाँ बेटा ठीक है। ठीक है पापा, मैं फ़ोन रखता हूँ। नहीं पापा, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे वहाँ। और आज भैया को आपकी जरूरत है, इसलिए भैया आपको बुलाने लगे और आप जाने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल नहीं जाएंगे आप। अरे इतने दिनों से कहाँ थे भैया? माँ के गुजरने के बाद एक बार भी आपको फोन करके आपकी खैर खबर नहीं पूछी कि आप जिंदा हो या नहीं। हाँ हाँ समझी जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो। हाँ हाँ, जब निकेश को आपकी जरूरत है तब वो आपको फोन लगाकर आपकी खैर खबर ले रहा है। सही बोल रही है बहू, आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। बहन जी बात ऐसी नहीं है। देखिए बहन जी, बच्चे गलती करते हैं, हम बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है बच्चों को माफ़ करने का। और वैसे भी मैं कब तक यहाँ रहूँगा? बाप का उद्धार तो बेटे के यहाँ तो होता है ना। यदि हम ही ऐसी बात पकड़ कर बैठ जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे भला? इसलिए समधन जी, मैं इन सब बातों को ध्यान नहीं देता, बस इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं समझी जी, मत जाइए आप। आपको मेरी बात का बुरा लगा होगा तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन समझी जी मत जाइए आप। नहीं बहन जी, मुझे आपकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मेरे बच्चों के दिल पर क्या बीतेगी? पापा आपको भी तो आपके बेटों की जरूरत थी ना, आया क्या कोई एक? और आज जब भैया को आपकी जरूरत है तो भैया आपको फोन करके बुला रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसे छोटी छोटी सी बातों को पकड़ कर बैठेंगे तो परिवार थोड़ी ना चलता है। हम बड़े हैं, बड़ों को हर चीज़ को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, सबको समेट कर रखना चाहिए। तूने मुझे बुलाया, जवाई बाबू ने बुलाया, तो मैंने तुम लोगों का मान रख दिया। अब मुझे अपने बेटे के घर जाना है, वो मुझे बुला रहा है। आज मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है और यदि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा मुझे रहना वहीं है, मुझे अपने बेटों के साथ ही रहना है, तेरे साथ रहूँगा। लोग चार किस्म की बात करेंगे, तुझे ही भला बुरा सुनाएंगे, बोलेंगे दो दो भाई होने के बाद तू अपने बाप को पाल रही है। सोच क्या कुछ नहीं बोलेंगे। समझी जी, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, मेरी बात का यकीन करिए। बहन जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो चार लोग बाहर के हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। निधि भैया लोगों को पापा की ज़रूरत है, इसलिए जाने दो। देखो निधि, पापा यहाँ नहीं रह सकते, उनका उनका मन पूरा वहीं लगा हुआ है, मैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ बेटा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला ही जाता हूँ। ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। बाकी पापा जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि वहाँ आपका निरादर हो रहा है, मान सम्मान नहीं हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो इस बेटी के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। ठीक है बेटा। हाँ हाँ समझी जी, जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि वहाँ आपका रहना मुश्किल हो रहा है तो आप इस घर में कभी भी चले आना। जी ठीक है बहन जी। बहन जी अपना ख्याल रखिएगा, दवाई गोली निधि को बताकर चला जाऊंगा मैं। निधि आपको सामने से दवा गोली देगी। और हाँ, जरा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं रोज दोनों टाइम आपको फोन लगाकर आपकी खैर खबर पूछूंगा। हाँ समझी जी ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर इन ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।